हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वह है बाल विकास। इस विषय के ऊपर दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें दोस्तों जो मुख्य बिंदु है देख लेते हैं कौन कौन सा आज हम लोग को पढ़ना है। बाल विकास की प्रकृति कैसा है, वंशानुक्रम। मेन जो दोस्तों आपको को पढ़ना हुआ वंशानुक्रम, इसका अर्थ और परिभाषा, वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है, वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बाल विकास की प्रकृति कैसी है, चलिए देख लेते हैं। प्राणी के गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त होने की स्थिति मानव विकास कहलाती है। जो प्राणी है जब माँ के गर्भ में से आकर और जब वो पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त कर लेता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो मानव विकास कहलाता है। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। इन कारकों ने दो प्रमुख हैं। पहला कौन सा? जैविक एवं सामाजिक। तो चलिए इसमें और देख लेते हैं। जैविक विकास का दायित्व तो माता पिता पर होता है। ठीक है। जो आपका जैविक विकास है इसका दायित्व तो किस पे होता है? वो माता पिता पर होता है। और सामाजिक विकास का विकास वातावरण पर। जो सामाजिक विकास है इसका किस पे दोस्तों होता है? वो वातावरण पर निर्भर होता है। बालक लगभग 9 माह अर्थात 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है। बालक दोस्तों 9 माह या 280 दिन माँ के गर्भ में रहता है और तब से ही उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब वो 9 माह तक माँ के गर्भ में रहता है उसी समय से उस बालक की जो विकास की प्रक्रिया वह प्रारंभ हो जाती है। जब भ्रूण विकसित होकर पूर्व विकास का स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो प्राकृतिक नियमानुसार उसे गर्भ से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। मतलब करने का तात्पर्य कि जब भ्रूण में उस बालक का विकास पूर्ण हो जाता है या उसका जो स्वरूप है वह ले लेता है तो प्रकृति अनुसार उसे गर्भ से बाहर मतलब पृथ्वी पर आना पड़ता है। तब बालक के विकास की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से विकसित होने लगती है। मतलब आपके सामने जो प्रत्यक्ष रूप से है बालक का विकास विकसित होने लगता है। बालक के विकास पर वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ने लगता है। जब वो बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके अंदर जो वंशानुक्रम का प्रभाव तो रहता है, ये साथ साथ उसके ऊपर जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ने लगता है। जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। ठीक है। इसमें बता रहा है कि जन्म से संबंधित जो विकास होता है वह वंशानुक्रम कहलाता है और समाज से संबंधित जो विकास होता है वो वातावरण उसको कहते हैं। इसे प्रकृति तथा पोषण भी कहा जाता है। इसमें वुडवर्ड का कथन जो है उसको हम देखते हैं। एक पौधे का वंश क्रम उसके बीच में निहित होता है। ठीक है। एक जो पौधा है उसका वंश क्रम उसके बीच में निहित होता है और उसके पोषण का दायित्व तो उसके वातावरण पर है। तो जो वंशानुक्रम की परिभाषा या अर्थ है उसको हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसका अर्थ देख लेंगे, उसके बाद इसकी हम लोग परिभाषा देखेंगे। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट कर लेते हैं। साधारणता जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। तो दोस्तों यह वंशानुक्रम का प्रभाव है। मतलब जैसे जैसे उस बच्चे के माता पिता होंगे वैसे ही बनावट उस संतान की होती है। उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। तो उस बच्चे को क्या होता है, उसकी जो माता पिता हैं उसके शारीरिक मतलब शरीर की जैसी बनावट है या मानसिक गुण जो उसकी
बुद्धि है लगभग कुछ बच्चे को वो प्राप्त होता है। और दोस्तों इसमें और देख लेते हैं, बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उसने पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। तो जो वंशानुक्रम में बता रहा है कि एक बच्चे को उसको माता पिता से उसको गुण प्राप्त होती ही है, और जो उस माता पिता के जो पूर्वज हैं उनसे भी शारीरिक और मानसिक गुण उस बालक को प्राप्त होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम या वंश परंपरा या पैतृक या आपकी आनुवंशिकता आदि नाम से पुकारते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों, इसमें बालक में उत्पन्न विशेषताओं के लिए उसके माता पिता को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है, बल्कि उसके सगे संबंधियों को भी। मतलब कि जो बालक के अंदर उत्पन्न जो विशेषताएं होती हैं वो उसके माता पिता ही नहीं, मतलब उसके जो सगे संबंधी है उसको भी इसमें कहा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अब परिभाषा। रूट किसके अनुसार दोस्तों, रूट बेनेडिक्स के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। इसमें बता रहा कि जो वंशानुक्रम की परिभाषा है उस बच्चे के माता पिता से जो प्राप्त गुण है वही है। चलिए अब हम देखते हैं वुडवर्थ के शब्दों में, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करके समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। ये वुडवर्थ महोदय का कहना था। अब हम लोग देख लेते हैं किसके अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम है। जो एक माता पिता के अंदर जो विशेषताएं हैं वो उस बालक के अंदर हस्तांतरण होना, मतलब उस बालक के अंदर वो चीज़ प्राप्त होना, वो क्या कहलाता है, वो वंशानुक्रम। अब जे ए थॉम्पसन के शब्दों में देख लेते हैं, वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पन्न संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। ये कौन बोल रहे हैं, ये जे ए थॉम्पसन के अनुसार। चलिए अब हम लोग देखते हैं, और उपयुक्त परिभाषा या उपयुक्त विद्वानों के मतों से स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम की धारणा अभूत होती है। ठीक है, उपयुक्त जो विद्वान हैं उनके मत से स्पष्ट होता है कि जो वंशानुक्रम की जो धारणा है वह अद्भुत होती है। इसको हम व्यक्ति के व्यवहारों एवं विशेषताओं के द्वारा ही जान सकते हैं। जो वंशानुक्रम है वो क्या कैसे जान सकते हैं, उस व्यक्ति के व्यवहार एवं विशेषताओं के अनुसार ही हम लोग जान सकते हैं। अतः मानव व्यवहार का वह संगठित रूप जो छात्र में उसके माता पिता और पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वंशानुक्रम। साफ शब्दों में कहा गया कि जो माता पिता के जो गुण हैं या जो उनके पूर्वज के गुण हैं वो बच्चों के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप दोनों जो गुण पाए जाते हैं वही आपका वंशानुक्रम कहलाता है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया। मानव शरीर कोषों का योग है। ठीक है, सेल्स जो उसको बोलते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, मानव शरीर कोषों का योग है या योग होता है। शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है। जो शरीर का आरंभ है वह मात्र एक कोष से होता है जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। यह कोष 2, 4, 8, 16, 32 और इसी क्रम में संख्या में आगे बढ़ता है। जो सेल्स हैं वो 2, 4, 8, 16, 32 इसी क्रम में वो आगे बढ़ता है। संयुक्त कोष 2 उत्पादक कोषों का योग है। जो आपका संयुक्त कोष है वो 2 उत्पादक जो कोष है उसका योग है। और इसमें देख लेते हैं, इनमें से एक कोष पिता कोष का होता है। जो इसमें से 2 कोष बताया गया, इसमें एक कोष किसका होता है, वह पिता का होता है।
जिसे क्या बोलते हैं, पितृकोश। और दूसरा किसका होता है दोस्तों, वो माता का होता है, जिसे हम लोग मातृकोश कहते हैं। उत्पादक कोश भी संयुक्त कोश के समान संख्या में बढ़ते हैं। अब नीचे के और लाइन हम लोग देख लेते हैं। पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोश में 23 गुणसूत्र होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पुरुष और स्त्री में कितने कितने होते हैं दोस्तों, वो 23 होते हैं। इसमें और देख लेते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। जो संयुक्त कोश हो गए उसमें गुणसूत्रों के कितने दोस्तों, वो 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों के संबंध में मन ने लिखा है। जो गुणसूत्र है इसके संबंध में जो मन, एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने लिखा है क्या, चलिए हम लोग देखते हैं। हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित रहती है। ठीक है, उसमें कहने का मतलब है कि जो हमारे अंदर जो असंख्य परंपरागत विशेषताएं होती है, वो जो आपके जो 46 गुणसूत्र हैं उसी के अंदर क्या होती है, वो निहित होती है। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पितृएकों में होती है। जो पितृएकों होती है उसी में होती है, मतलब जेंस में। ठीक है, अतः हमें संयुक्त कोश, गुणसूत्र तथा पैतृक के बारे में जानना आवश्यक है। हमें जो संयुक्त कोश गुणसूत्र है और जो पैतृक है गुणसूत्र, इन दोनों के बारे में जानना आवश्यक है। चलिए हम लोग और देख लेते हैं इसमें। तो चलिए इन सब की परिभाषाएं देख लेते हैं। संयुक्त कोश एक गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। जो आपका संयुक्त कोश है वो गाढ़े एवं तरल पदार्थ जो साइटोप्लाज्म है उसी का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक होता जिसके भीतर गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम होते हैं। ये आपकी संयुक्त कोश की परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखते हैं गुणसूत्र। प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरों के समान रचना पाई जाती है। जो प्रत्येक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें नाभिक में क्या होता है, डोरों के समान रचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं या कहा जाता है। ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाया जाता है। ठीक है, ये जो गुणसूत्र है वो कैसे पाया जाता है, ये जोड़ों में पाया जाता है। एक संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। जो एक संयुक्त कोश है, ठीक है, जो एक संयुक्त कोश है इसमें 23 जोड़े जो होते हैं गुणसूत्र रहते हैं वह पाया जाता है, जिसमें आधे पिता द्वारा प्राप्त होते हैं और आधे माता द्वारा। ठीक है, जो आपके 23 गुणसूत्र होते हैं इसमें 23 माता के द्वारा प्राप्त होते हैं और 23 पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनको जीन्स कहते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र होता है हर एक गुणसूत्र में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो एलिमेंट मतलब तत्व होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग जीन्स बोलते हैं। चलिए हम लोग और देख लेते हैं इसमें। पितृक जिसको आप जीन बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं इसकी परिभाषा। एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो एक गुणसूत्र है उसके अंदर क्या है, वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जीन मतलब पितृक बोलते हैं। जैसे कि एनास्टासी ने लिखा है, एक एनास्टासी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या लिखा है, चलिए इनकी परिभाषा देख लेते हैं। पितृक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता रहता है। ठीक है, जो आपका जो जीन क्या है, ये एक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है जो सदैव किसी न किसी रूप में हस्तांतरित एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। इसमें और देख लेते हैं। अतः अपने माता पिता और पूर्वजों से जन्मजात विशेषताओं के रूप में हमें जो भी प्राप्त होता है, इसमें कह रहा है कि आपको अपने माता पिता या उनके जो पूर्वज हैं उनसे जन्मजात जो भी विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं वह माता पिता द्वारा प्रदान किए गए पितृकों के माध्यम से। ठीक है, जो माता पिता हैं
जो उनसे प्रदान किए गए जो जीन के माध्यम से क्या होता है, वो माँ के गर्भ में जीवन प्रारंभ होने से, ठीक है, जब माँ के गर्भ में जीवन उस बच्चे का प्रारंभ होता है, जिसको और देख लेते हैं, शुक्र कीट द्वारा अंडाकोश का निषेचन होने पर, ठीक है, जब अंडाकीट में निषेचन होता है तो उस समय वो माँ के गर्भ में वो जीन चला जाता है, उस समय ही प्राप्त होता है, मतलब चला जाता है। यह स्वतः ही पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं, और ये क्या, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हस्तांतरित होते रहते हैं, मतलब जीन क्या है वो होता रहता है। इसी को दोस्तों हम लोग वंशानुक्रम भी बोल सकते हैं। और देख लेते हैं इसमें हम वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम, ठीक है, जो वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम है, चलिए इसमें परिभाषाएं देख लेते हैं। वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिक तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक व रहस्यमय विषय है, ठीक है, जो वंशानुक्रम है वो मनोवैज्ञानिक तथा जो जीव मनोवैज्ञानिक है या जो जीव वैज्ञानिक है उनके लिए क्या एक अत्यंत रोचक या रहस्यमय विषय होता है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न परीक्षण एवं प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, जो वंशानुक्रम है इसके अपेक्षा में बहुत सारे जो परीक्षण वो किए गए हैं। वंशानुक्रम के स्वरूप को इन्हीं परीक्षणों के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। अतः विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई खोजों को हम सिद्धांत एवं नियम मानते हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है, ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो भी इस परीक्षण के द्वारा हम लोग विभिन्न जो विद्वान हैं उनके द्वारा जो खोजे गए सिद्धांत है उसी को हम लोग नियम मानते हैं। तो इसका जो वर्णन है चलिए हम लोग देखते हैं। बीज कोष की निरंतरता का नियम, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। बीज कोष की निरंतरता के नियम के अनुसार जो बालक को जन्म देने वाला जो बीज कोष है वह कभी नष्ट नहीं होता। इस नियम के प्रतिपादक कौन है, वह बीजमैन है। इनका जो कथन है चलिए इसको देख लेते हैं। बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष का कार्य क्या है, वह उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। जो बीजमैन बता रहे हैं कि जो बालक को अपने माता पिता से जो बीज कोष मिलता है तो वो क्या करता है, वो उसको अगली पीढ़ी में हस्तांतरण कर देता है, मतलब दे देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस प्रकार क्या है, जो बीज कोष है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। परंतु इसकी जो आलोचना कौन कर रहे हैं, बी.एन. झा, और इन्होंने क्या लिखा है चलिए इसको देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक है। बी.एन. झा बोल रहे हैं कि जो बीज मैंने परिभाषा दिया उसके अनुसार क्या है कि माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर, मतलब वो बालक के जन्मदाता न होकर वो क्या हो जाएंगे, केवल बीज कोष के संरक्षक। चलिए दोस्तों इसमें और हम लोग देख लेते हैं। जिसे वह अपनी संतान को देते हैं, ठीक है, वो बी.एन. झा बोल रहे हैं। बीज कोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो एक बैंक से निकल कर दूसरे में रख दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो बीज कोष से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है तो इसको एग्जाम्पल पे माना गया है कि एक बैंक से निकल कर दूसरे बैंक में रख दिया जाता है। यह मत वंशक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण अमान्य है, ठीक है। जो बीज कोष का जो था वो क्या है, अमान्य है, क्योंकि वो संपूर्ण व्याख्या सही से नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। जो समानता का नियम है, इस नियम के अनुसार बच्चा कैसा होता है, जैसे उसकी माता पिता होती हैं उसी के अनुसार वो बच्चा होता है, उसकी मतलब संतान होता है। इस नियम को स्पष्ट करते हुए सोरेनसन ने लिखा है। जो सोरेनसन है उन्होंने क्या लिखा चलिए हम लोग देख लेते हैं। बुद्धिमान
माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। जो सोरेन कह रहे हैं कि जो माता पिता मंद बुद्धि होते हैं उनके बच्चे भी मंद बुद्धि होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं उनके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी माता पिता के समान होते हैं। जो शारीरिक रचना है उसकी दृष्टि से भी क्या है, माता पिता की वो समान होते हैं। चलिए इसमें और देख लेते हैं। यह नियम भी अपूर्ण, क्योंकि यह नियम भी अपूर्ण कि एक, क्योंकि इसमें देख दिया है कि प्राय देखा जाता है कि हम लोग समाज में देखते हैं या देखा जाता है कि जो काले माता पिता की संतान गोरी, ठीक है, अक्सर देखते हैं कि आपको मिल जाएगा समाज में देखने के लिए कि जो काले माता पिता उनकी संतान गोरी, या जो मंद बुद्धि माता पिता हैं उनके संतान बुद्धिमान होते हैं। इसलिए दोस्तों इस नियम को भी अपूर्ण माना गया है। तो आपको तीसरा है विभिन्नता का नियम। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होता है। जो विभिन्नता का नियम है इसमें बता रहा है कि इस नियम के अनुसार बालक कैसा होता है, अपने माता पिता के समान न होकर कुछ भिन्न होता है। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब कि एक ही माता पिता के कई बच्चे हैं तो उनका जो क्या होता है, रंग, स्वभाव, बुद्धि सब क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। भिन्नता का नियम प्रतिपादक करने वालों में डार्विन तथा लैमार्क ने अनेक प्रयोग और विचार द्वारा यह मत प्रकट किया। ठीक है, जो ये नियम किसने दिया है, वो डार्विन तथा लैमार्क ने ये नियम दिया है और बहुत सारे विचार द्वारा यह मत प्रकट किया है कि उपयोग न करने वाले अवयव तथा विशेषताओं, और देख लेते हैं इसमें, का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। ठीक है, जो उपयोग नहीं करते हैं तो उसका लोप क्या होता है, लोप हो जाता है आगामी पीढ़ियों में। नवोत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन द्वारा वंशक्रमी विशेषताओं का क्या होता है, उन्नयन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यागमन का नियम। जो प्रत्यागमन का नियम है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। जो प्रत्यागमन नियम है, इस नियम के अनुसार उस बालक में जो माता पिता हैं उनके विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रत्यागमन शब्द का अर्थ विपरीत होता है, इस शब्द का अर्थ ही विपरीत होता है। जब बालक माता पिता से विपरीत विशेषताएं वाले विकसित होते हैं, जब क्या होता है, बालक माता पिता से विपरीत विशेषताएं वाले बालक पैदा होते हैं, तो यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। जैसे में हम लोग देखते हैं, मंद बुद्धि माता पिता की संतान का प्रखर बुद्धि होना। इसमें जैसे में दिया है कि जो मंद बुद्धि के माता पिता हैं उनका जो संतान है, उनका जो बच्चा है वह प्रखर बुद्धि का होना। इस नियम के संदर्भ में विद्वानों ने निम्नलिखित धारणाएं प्रस्तुत की। चलिए हम लोग देखते हैं। यदि वंश सूत्रों का मिश्रण सही रूप से नहीं हो पाता है तो विपरीत विशेषताओं वाले बालक विकसित होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि जो वंश है वह सूत्रों का मिश्रण सही रूप से नहीं हो पाता है तो क्या होता है, जो विपरीत विशेषता वाले बालक हैं उनका विकास होता है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। जागृत और सुषुप्त दो प्रकार के गुण वंश को निश्चित करते हैं। कौन से, जागृत तथा सुषुप्त। विपरीत विशेषताएं सुषुप्त गुणों का परिणाम। जो विशिष्ट विशेषता है वो किसमें दोस्तों, वो सुषुप्त गुणों का परिणाम है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे मेरा कंप्लीट होता है। अभी दोस्तों इसमें कुछ पॉइंटें रह गई हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए अभी जो नियम था इसमें अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम पढ़ना है। मेंडल का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मेंडल का नियम इन्होंने बहुत अच्छे से परिभाषित किया वंशानुक्रम को। और इसके बाद हम लोग देखेंगे बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या है। एक बालक की जो विकास है उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव किस ढंग से पड़ता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।